चलिए बच्चों आगे चलते हैं। हम लास्ट क्लास में जो कहानी देख रहे थे वो था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की प्रोजेक्शन मान सकते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की एक तरह से शैडो मान सकते हैं। और ऐसा मानने से हमारे कुछ सवाल आसान भी हुए, है ना। कुछ हल्की फुल्की ट्रिक्स हम लोगों ने बना ली थी और उन ट्रिक्स से हमारे सवाल काफ़ी आसान भी हुए थे। एक दो टाइप ऑफ सवाल और हैं जो हमारे थोड़े से और ईजी हो सकते हैं। जैसे मैं एक बार सवाल की लैंग्वेज बताता हूँ। कोई SHM है और ऐसे हो रहा है बेटा, -a से लेकर +a तक, ये आपका x = 0 है। इस SHM की एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, तो ऑफ कोर्स एज यू नो इट वेरी वेल, टाइम पीरियड जो है वो 2π/ω है। पूरा चक्कर काटने का जो समय है वो टाइम पीरियड है, दैट इज T। ठीक है, अब मेरा सवाल ये है, फाइंड मिनिमम टाइम टेकन टू ट्रेवल, पहला सवाल, फ्रॉम x = 0 टू x = a/2। 0 से a/2 तक जाने में कितना कम से कम समय लगेगा, a/2 मैं यहां कहीं मान लेता हूं, वो हमें निकालना है। वैसे में ये तो याद था कि 0 से a तक जाने में कम से कम समय लगता है T/4। आई होप आपको याद आ गया T/4। तो ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ से तक का टाइम T/8 होगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि भाई पूरे रास्ते वेलोसिटी कांस्टेंट हो, बल्कि वेलोसिटी तो वेरिएबल है। वेलोसिटी क्या, जो एक्सेलरेशन है वो भी आपका वेरिएबल है। तो हम ऐसा थोड़ी कह सकते हैं कि है ना उस टाइम को हम हाफ कर देंगे, T/4 को हाफ कर देंगे और ऐसे बोल देंगे ये T/8 है, ऐसा नहीं है। तो सर कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, सुनना। 0 से a/2 तक जाने में कितना समय लगेगा, इसके लिए मेरे पास एक प्लान है। ये आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और ये आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये आपका इक्विलिब्रियम, ये आपका एक्सट्रीम। इस सर्कुलर मोशन का जो रेडियस है वो आपका a है। मुझे 0 से x = a/2 तक जाना है। जीरो से a/2 तक जाना है। SHM करने वाला पार्टिकल यहां से यहां तक जाने में उतना ही टाइम लगेगा जितना टाइम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करने वाला पार्टिकल यहां से यहां आएगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करने वाला यहां से आएगा तो उसकी शेडो यहां से यहां आएगी। काश मैं यहां से यहां तक का टाइम निकाल लूं, तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर वेरी इजी, ये वाला टाइम तो सर बहुत बड़ा टास्क नहीं होना चाहिए। ये a/2 है, ये a है, काश ये वाला एंगल थीटा पता, तो हम कह सकते हैं कि साइन थीटा इज, ये a/2 तो ये आपका a/2, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर इज a/2, hypotenuse is a, sin theta comes out to be half, so theta comes out to be 30 डिग्री या फिर π/6। जो इस SHM की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वही इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की एंगुलर वेलोसिटी है। तो आपकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा और वो कांस्टेंट है। तो ये π/6 चलने में कितना टाइम लगेगा, तो आप कह सकते हो कि सर एंगल कितना चलेगा, दैट इज ओमेगा इंटू टी। एंगल चलेगा π/6 विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इंटू टी। टी का आंसर आ गया बेटा मेरे ख्याल से π/6 ओमेगा। π/6 ओमेगा आंसर सही है। ओमेगा के टर्म्स में अगर आंसर छोड़ना हो इतना छोड़ दो। एक आंसर और याद कर सकते हो, ओमेगा को मैं ये भी लिख सकता हूँ, दैट इज 2π डिवाइड बाई टाइम पीरियड। पाई से पाई कैंसिल हो गया, आपका जो आंसर आ गया वो आ गया T/12। इसका मतलब यहां से यहां तक जाने का टाइम और यहां से तक जाने का टाइम एग्जैक्टली सेम है। और ये वाला टाइम बेटा आपका T/12 है, कैपिटल T/12। कैपिटल T क्या था, कैपिटल T आपका टाइम पीरियड, उस टाइम पीरियड का 1/12 है।
ये आपका आंसर है। जैसे अच्छा लगे वैसे करो। ये t/12 हम एक तरीके से और सोच सकते थे। कैसे? कि पूरा का पूरा सर्कुलर मोशन करने में 360 डिग्री चलने में टाइम लगता है कैपिटल T। तो 30 डिग्री चलने में कितना टाइम लगेगा? आप बोलो सर T डिवाइड बाई 360 इंटू 30, आई थिंक दैट इज t/12। ये हमारा t/12। तो यहां से यहां तक का जो टाइम है वो आपका t/12 है। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अब इसी का अगला सवाल कहाँ लिखूं? यहां लिख दूं? सवाल बेटा वही है ना, मैं यहां लिखता हूं। ये सेकेंड क्वेश्चन, टू ट्रेवल फ्रॉम x इज इक्वल्स टू a/2 टू x इज इक्वल्स टू a/2 से a तक जाने में कितना टाइम लगेगा? मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लगेगा, ये वाला टाइम मुझसे पूछा है कि यहां से यहां तक चलने में कितना टाइम लगेगा। सोचो, एक तो बच्चा बोलेगा देखो सर ऐसा है कि मीन से एक्सट्रीम तक जाने में टोटल टाइम लगता था t/4। बिल्कुल, मीन से a/2 तक जाने में हमने अभी अभी निकाला कि टाइम लगेगा t/12। तो यहां से यहां तक का टाइम पता है, यहां से यहां तक का टाइम पता है, तो यहां से यहां तक के टाइम के लिए इस टाइम में से इस टाइम को माइनस कर दो, कर देंगे। 12 नीचे, 3t माइनस t, दैट कम्स आउट टू बी t/6। तो इसका मतलब यहां से यहां तक का टाइम तो आ गया t/6। तो आंसर आ गया t/6। कोई बच्चा कहते हैं कि सर ये तो ठीक है, आपको यहां से यहां तक का टाइम याद था इसलिए कर लिया। सर बेसिक से नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक कर रहा है, मोशन कर रहा है, और वो अगर यहां से यहां तक जा रहा है, तो इसका मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करने वाला पार्टिकल यहां से यहां जा रहा है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करने वाला पार्टिकल यहां से चलते 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 यहां जा रहा है। और जैसा आप देख पा रहे हैं, टोटल एंगल 90 था, ये वाला एंगल आपने निकाल लिया 30, तो दिस एंगल कम्स आउट टू बी 60, या तो 60 या π/3। अब आप कहोगे सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो ओमेगा तो कांस्टेंट है, कितना एंगल चलना है? π/3। एंगल शुड बी इक्वल टू ओमेगा इनटू टाइम, तो टाइम का आंसर आ गया दैट इज π/3 ओमेगा, ये आंसर। अगर आपको ओमेगा के टर्म में आंसर नहीं चाहिए तो आप कह सकते हो कि सर इट कैन बी रिटन एज π/3 ओमेगा, ओमेगा कैन बी रिटन एज 2π/t। t से t कैंसिल, आई थिंक इट कम्स आउट विद t/6। एक तरीके से और सोच सकते हैं कि इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करने वाले को कितना एंगल चलना है, तो आप बोलोगे सर इसको तो 60 डिग्री चलना है। अगर इसको 60 डिग्री चलना है तो यूनिटरी मेथड यूज करो। यूनिटरी मेथड कहता है कि 360 डिग्री चलना, मतलब पूरा का पूरा एक चक्कर काटने में टाइम t डिग्री लगता है, सॉरी टाइम t लगता है, तो 60 डिग्री चलने में टाइम कितना लगेगा? तो t अपॉन 360 इंटू 60, दैट कम्स आउट विद t/6। तो ये आपका टाइम आ गया t/6। तो यहां से यहां तक का टाइम और यहां से टाइम एग्जैक्टली सेम। समझ गए बेटा इस बात को? आगे चलिए, अगला ऐसे ही सवाल है बेटा, एक बार तो ना ऐसे 2-4 सवाल और कराए तो आपको आइडिया और बेटर लग जाएगा। चलिए, आई थिंक थर्ड क्वेश्चन होगा, टू ट्रेवल फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू a/√2। x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू a/√2 तक जाने में कितना समय लगेगा? अभी निकालते हैं, बिल्कुल निकालते हैं। हो सकता है कि बेटा इनमें से आपको कुछ बातें याद भी हो जाए, तो याद हो जाए तो और अच्छी बात है, बट हमें निकालना आना चाहिए। याद हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप जानते हैं बेटा, मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन को है ना सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन टाइप मानूंगा, उससे मेरा आसान पड़ता है। ये आपका x इक्वल्स टू 0 है, ये आपका x इक्वल्स टू a, ठीक है। यहां कहीं आपका x इक्वल्स टू a/√2 होगा।
यहाँ कहीं आपका x इक्वल्स टू a/√2 होगा। मैंने आपसे पूछा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाले पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाला पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ आएगा उतने ही टाइम के अंदर ये वाला पार्टिकल, ये वाला मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करने वाला पार्टिकल यहाँ से चलते 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 यहाँ आ जाएगा। ये पार्टिकल यहाँ से आएगा तो इसकी शेडो यहाँ से यहाँ तक आएगी। ये वाला टाइम और ये वाला टाइम एग्जैक्टली सेम है। बाकी आप बेटा ज्योमेट्री जानते ही हो हम कैसे सॉल्व करते हैं। जो SHM का एम्पलीट्यूड है वो सर्कुलर मोशन का रेडियस है। ये लेंथ अगर a/√2 है तो ऑफ कोर्स ये वाली लेंथ भी a/√2। हम कह सकते हैं कि लेट्स से दिस एंगल इज थीटा। आई कुड इजीली से कि साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 1/√2। सो थीटा कम्स आउट टू बी 45 डिग्री या फिर π/4। अब हम इस बात को समझते हैं कि SHM करने वाला पार्टिकल जितनी देर में यहां से यहां आएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल यहां से यहां आएगा। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करने वाले पार्टिकल को यहाँ से तक आने में कितना समय लगता है वो सोचना तो बहुत आसान है। मेरे बच्चे भी कह रहे होंगे कि सर ऐसे कर दो ना कि आपको एंगल चलना है π/4, तो दैट एंगल इज इक्वल्स टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। यही तो फॉर्मूला है। तो आपके टाइम का आंसर आ गया π/4 ओमेगा। दिस इज योर आंसर इन टर्म्स ऑफ ओमेगा। इफ यू वांट टू नो द आंसर इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड यू कैन से कि this omega can be written as 2π by time period. Pi से बड़ा pi cancel and I think it has become t/8। इसी बात को हम एक तरीके से और भी सोच सकते थे। हम ऐसा कह सकते थे कि आपको 45 डिग्री चलना है, 360 डिग्री चलने में टाइम लगता है t। 360 डिग्री मतलब पूरा चक्कर काटने में, तो 45 डिग्री चलने में कितना टाइम लगेगा। तो आप कह सकते हो कि दैट विल बी t/360 इंटू 45, दैट कम्स आउट टू बी t/8। ये हमारा आंसर। तो जैसे आपको अच्छा लगे वैसे सोचो, कोई दिक्कत नहीं। एक छोटा सा काम और, 4th क्वेश्चन, टू ट्रेवल फ्रॉम a/√2 टू x इक्वल्स टू a। अगला सवाल है कि a/√2 से a तक जाने में कितना समय लगेगा। मतलब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में कितना समय लगेगा। वेरी इजी। यहां से यहां तक जाने में समय लगेगा, यहां से यहां तक का टाइम t/4 में से ये वाला टाइम माइनस कर दो, -t/8। इट शुड बी इक्वल टू t/8। ले बेटा ये वाला टाइम भी आपका t/8 आ गया। वेरी सिंपल। कोई बच्चा बोलता है सर बेसिक से नहीं हो सकता क्या? अरे भाई क्यों नहीं हो सकता। अगर आपके इस SHM करने वाले पार्टिकल को यहाँ से यहाँ आना है तो इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करने वाले पार्टिकल को यहाँ से चलते चलते सर्कल पर चलते चलते सर्कल पर चलते चलते यहाँ आना है, और यहाँ से यहाँ तक आने में आपको एंगल ट्रेवल करना है ये वाला। एंड वी अगेन नो दैट कि इफ दिस एंगल इज 45 दिस एंगल ऑल्सो कम्स आउट ऑफ 45, और 45 एंगल चलने में कितना टाइम लगेगा? t/8। 360 डिग्री ट्रेवल करने में t टाइम, तो 45 ट्रेवल करने में t/8। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कोई इतना बहुत बड़ा काम नहीं है। आगे चलिए, नेक्स्ट अगला सवाल। इसी में अगला सवाल, नया सवाल नहीं। नेक्स्ट इज 5th problem, to travel from x equals to a/2 to x is equals to a/√2। a/2 से a/√2 तक जाने में कितना समय लगेगा ये और निकाल लेते हैं, है ना। चलिए सोचते हैं। आप भी ट्राई कीजिए बेटा, आप खुद भी ट्राई कीजिए। आपके भी आंसर्स मैच करने चाहिए। चाहो तो वीडियो पॉज कर सकते हो, उसके बाद ट्राई कर सकते हो। तो आपके पास ये स्ट्रेट लाइन, अच्छा पहले सर्कल बनाता हूं। हाँ
ये सर्कल, ये स्ट्रेट लाइन, ऐसे ऐसे। मुझे कहां से कहां जाना है? a/2 से a/√2। a/2 यहां कहीं, ये आपका a/2, यहां कहीं आपका a/√2। मुझे यहां से यहां तक का समय चाहिए कि इस पॉइंट से चलते चलते यहां तक आने में कितना समय लगेगा, ये चाहिए। कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। इस पार्टिकल को, मतलब एसएचएम करने वाले पार्टिकल को यहां से यहां तक आने में उतना ही समय लगेगा जितने टाइम के अंदर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करने वाला पार्टिकल यहां से यहां आए। ठीक है, अब जरा सोचो, इस सर्कुलर मोशन का रेडियस वही कर दो जो एम्पलीट्यूड है। ये आपका a/2, तो ये आपका a/2, a/2 अपॉन a इज साइन थीटा। अब बड़े आराम से कह सकते हो कि दिस एंगल विल बी 30 डिग्री। इसी तरह से ये a/√2, तो ये आपका a/√2 अपॉन a इज इक्वल्स टू साइन थीटा। मेरे पास ये वाला एंगल आ गया 45 डिग्री, ये एंगल आ गया 45 डिग्री। नाउ एज यू नो दैट कि इस पार्टिकल को यहां से यहां तक आने में उतना ही टाइम लगा है जितना टाइम इस सर्कुलर मोशन करने वाले पार्टिकल को यहां से यहां तक लगा है। काश मुझे ये वाला एंगल पता होता, तो आप बोलोगे सर वेरी इजी, ये वाला एंगल है 45, ये वाला एंगल है 30, तो ऑफ कोर्स दिस एंगल कम्स आउट टू बी 15 डिग्री। दिस एंगल कम्स आउट टू बी 15 डिग्री। सो आई कैन से दैट कि एंगल थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू टी। थीटा इज 15 डिग्री, 15 डिग्री इज आई थिंक π/12 शुड बी इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। टाइम की वैल्यू आ गई π/12 ओमेगा। दिस इज योर आंसर। अगर आप चाहो तो इस ओमेगा को 2π/T भी लिख सकते हो। पाई से पाई कैंसिल, दैट कम्स आउट बी T/24। तो हमारे पास यहां से यहां तक का जो टाइम है वो आ गया T/24। T/24। ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। ये ओमेगा के टर्म्स में, ये टी के टर्म्स में। टी के टर्म्स में तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। हम कह सकते थे कि 360 डिग्री चलने में, पूरा का पूरा सर्कुलर मोशन करने में तो 360 डिग्री चलोगे। 360 डिग्री चलने में टाइम अगर टी लगता है तो 1 डिग्री चलने में टाइम लगेगा T/360। तो ऑफ कोर्स 15 डिग्री चलने में टाइम लगेगा T/360 इंटू 15। कैंसिल किया, दिस कम्स आउट 24, दैट कम्स आउट विद T/24। तो जैसे आपका मन हो वैसे सोचो, कोई इतना बहुत बड़ा टास्क ऐसा नहीं है। आगे चलिए, नेक्स्ट इज, एक और कर ले, लास्ट, बस ज़्यादा बोर नहीं करेंगे क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप है ना सेंस तो समझ ही गए हो कि है ना कैसे कैसे ये वाला सवाल निपटाना है। बट चलिए एक और कर लेते हैं, और सारे रिजल्ट अच्छे, बढ़िया रिजल्ट हैं। चाहो तो कोई इक्का दुक्का याद भी कर सकते हो। खास तौर से ये याद रख सकते हो कि 0 से a/2 तक जाने में टाइम कितना लगा, T/12। a/2 से a तक कितना लगा था, आई थिंक T/6। इस तरह से कुछ इक्का दुक्का याद कर सकते हो। 0 से a/√2 कितना लगा, T/8 वगैरह वगैरह से कुछ याद कर सकते हो। लास्ट है टू ट्रेवल फ्रॉम x is equals to 0.6a to x is equals to 0.8a। x is equals to 0.6a से x equals to 0.8a तक जाने में कम से कम कितना समय लगेगा, सोचते हैं। सोचते हैं। जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है
उसके लिए ये आपका x इक्वल्स टू 0, ये आपका x इक्वल्स टू a, यहाँ कहीं आपका 0.6a आएगा, यहाँ कहीं आपका 0.8a आएगा। ठीक, किसी पार्टिकल को एसएचएन करते हुए पार्टिकल को यहाँ से यहाँ आना है। एसएचएन करते हुए पार्टिकल को अगर यहाँ से यहाँ आना है तो ऑफ कोर्स सर्कुलर मोशन करने वाले पार्टिकल को सर्कल पर ट्रेवल करना है, और उसे कहाँ से कहाँ तक आना है वो हम देख सकते हैं। ये लीजिए, एज वी नो दैट कि सर्कुलर मोशन का एम्पलीट्यूड है a, ये है आपका 0.6a। ये वाला एंगल हम बड़े आराम से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज 0.6a अपॉन a। मेरे बच्चों a से a कैंसिल, दिस इज 3/5। साइन थीटा की वैल्यू 3/5 जैसे ही आई, ये हमें हल्की फुल्की याद है कि आई थिंक दिस थीटा इज 37, सो वी कैन इजीली से कि दिस एंगल इज गोइंग टू बी 37। आगे चलते हैं। फिर जब यहां से ये वाला एंगल मेजर करने के लिए मैं इस एंगल को बार के लिए 5 बोल दूं, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है 0.8a, ये डिस्टेंस अगर 0.8a तो ये वाले डिस्टेंस भी 0.8a, ये 0.8a है, ये रेडियस a है। मैं कह सकता हूं कि साइन फाई इज 0.8a अपॉन a, दैट इज 4/5, और फाई की वैल्यू आ गई 53 डिग्री। साइन फाई इज 4/5, सो ऑब्वियसली मीन्स फाई मस्ट बी 53 डिग्री। तो ये वाला एंगल आ गया 53 डिग्री। मुद्दे पे आता हूं बेटा, अगर ये वाला पार्टिकल यहां से यहां आया है, इट मीन्स दैट कि जो पार्टिकल आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है वो वाला पार्टिकल जरूर यहां से चलते चलते यहां पहुंचा। और वो कितने एंगल चला है तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर ये वाला 53, ये वाला 37, तो आई थिंक दिस एंगल इज 16 डिग्री। माइनस कर लो, 53 माइनस 37 इज 16 डिग्री। अब हम आगे की कहानी तो जानते ही हैं। हम कहेंगे कि 360 डिग्री ट्रेवल करने के लिए टाइम लगता है कैपिटल टी, तो 16 डिग्री ट्रेवल करने के लिए टाइम लगेगा t अपॉन 360 इंटू 60। ये हमारा आंसर है। चाहो तो बड़ा हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। 8 से तो चला ही जाएगा, दैट इज 2t आई थिंक 2t/45 आ गया होगा, 2 टाइम्स टाइम पीरियड अपॉन 45। बाकी एक बार बड़ा वैल्यूज फिर से चेक कर लो। ठीक, आगे चले। ये हमारा एक पूरा का पूरा सवाल था। और भी पूछ सकते हैं, अब तुम लॉजिक तो समझ ही गए हो, कोई ऐसे टाइम में पूछ लो कि पार्टिकल कहाँ से कहाँ तक गया। एंड आई थिंक कि ट्रिग्नोमेट्री के बजाय अगर हम ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाला कॉन्सेप्ट अगर यूज़ करें तो आपने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री से इसी सवाल को करने में ऑफ कोर्स बेटा पहले वैल्यू रखो फिर टाइम निकालो, फिर वैल्यू रखो फिर टाइम निकालो, तो ट्रिग्नोमेट्री से इस सवाल को करना मुश्किल रहता और ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाले सवाल से करना रिलेटिवली आसान रहता। और इसमें अगर आपको कोई इक्का दुक्का याद हो तो अच्छी बात है ना, आप उसको सोच सकते हैं। चलिए आगे चलिए बच्चों, एक छोटा सा मैथमेटिकली टफ सवाल और करते हैं। ऐसे गणित का सवाल है, फिजिक्स कम है मैथमेटिक्स ज़्यादा है ना, फिजिक्स कम है और मैथमेटिक्स ज़्यादा है। तो सवाल लिखिए बच्चों,
ए पार्टिकल performing SHM, a particle performing SHM starts from rest and travels distance A in 1 second। अब बहुत सारी बातें बोल दी बेटा इसके अंदर। एक पार्टिकल एसएचएम करता है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट होता है और पहले 1 सेकंड में ए डिस्टेंस ट्रेवल करता है। अच्छी बात है। इन नेक्स्ट 1 सेकंड, अगले 1 सेकंड में, मतलब कुल मिलाकर टाइम कितना हो गया? 2 सेकंड। ठीक है, अब अगले 1 सेकंड में, इन नेक्स्ट 1 सेकंड particle travels distance B with increasing speed। इंक्रीजिंग स्पीड का बड़ा आप अर्थ समझ गए होंगे कि पार्टिकल जरूर इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ जा रहा होगा, तभी तो बड़ा उसकी स्पीड बढ़ती है। इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूर जाता तो फोर्स लगता है, अंदर स्पीड लगातार घटती है, तो जरूर स्पीड बढ़ रही होगी, है ना? ये तब दिख ही रहा है। फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम। एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। मैं पहले बोल दूं बेटा, इसमें एसएचएम के कॉन्सेप्ट भी ऐसे हैं कि जो आप गलत लगा सकते हो, और वो अगर सही लगा दो उसके बावजूद भी किसी बच्चे की अगर ट्रिग्नोमेट्री हल्की फुल्की भी वीक है तो उससे भी गलत हो सकता है। मैं पहले बोल दूं गलत हो सकता है। ठीक है, तो मज़ा तो तब आए जब तुम वीडियो पॉज करो और सारा सवाल खुद कर लो, उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, बट अगर किसी बच्चे को लग रहा हो कि सर बहुत ही टफ है, तो मैं हूँ ना, मैं करता हूँ। और हाँ, ये भी है कि सवाल करते करते हम इक्का दुक्का बातें सीखेंगे भी, है ना। और ख़ास अगर तुम गलत पहले सवाल खुद ट्राई करो, फिर गलत करो, और गलत करने के बाद देखो कि हाँ यार सर ने ये सही किया, तो हो सकता है कि वो तुम्हें ज़्यादा स्ट्राइक करे वाली बात कि हाँ यार तुम्हें बहुत बड़ी गलती कर रहा था, है कि नहीं, ये तो मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा था। तो पहले खुद ट्राई करना चाहिए, बाकी बेटा आपकी मर्जी है। चलो अच्छा करते हैं सवाल। मान लीजिए कि पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, ये आपका x इक्वल्स टू 0 है, ये आपका x इक्वल्स टू -a है, और ये आपका x इज इक्वल्स टू +a है, और t इज इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल यहाँ है। सर कैसे पता लगा आपको कि t इज इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे है? पता लग ही रहा है बेटा, तो एक्सट्रीम पे है, ये वाली बात तो पता लग ही रही। लिखा हुआ है सवाल के में कि स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इनिशियल वेलोसिटी तो या तो यहाँ 0 होती है या फिर यहाँ 0 होती है, आप कोई सा भी एक मान सकते हो। जब भी पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट होगा तो एसएचएम की इक्वेशन मेरे बच्चे जानते हैं, x इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा t। x क्या है? x है पार्टिकल की पोजीशन, x है पार्टिकल की पोजीशन, या फिर ऐसे कहते हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट, इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितना दूर है वो वाली वैल्यू। जैसे t इक्वल टू 0 पुट करो, इस इक्वेशन में अगर मैंने t इक्वल टू 0 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आई है? a। इसका मतलब यहाँ पर है पार्टिकल। ठीक, अब जैसे मैंने टाइम को 1 रखा, क्या होगा सोचते हैं। 1 सेकंड के अंदर पार्टिकल इधर आ गया, कितना चल लिया? a। कितना चल लिया? a। आपका टाइम हो गया है 1 सेकेंड। अच्छा, इस 1 सेकेंड पर पार्टिकल का पोजीशन क्या है? तो आप बोलो सर पार्टिकल की पोजीशन है कैपिटल ए ये है, स्मॉल ए ये है, तो इसका मतलब आपका x कोऑर्डिनेट है a माइनस ए। तो आप कह सकते हो कि t इज इक्वल्स टू 1 पर x की वैल्यू कैपिटल A माइनस स्मॉल a है। हो सकता है बेटा किसी बच्चे ने t इक्वल टू 1 पर x की वैल्यू को स्मॉल a लिख दिया हो,
स्मॉल ए तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ से है, यहाँ से बेटा। हम जो x लिखते हैं वो कहाँ से डिस्प्लेसमेंट होता है, वो तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से। इक्विलिब्रियम पोजीशन से तो डिस्प्लेसमेंट आपका a माइनस ए है। अगर इधर से a डिस्टेंस आया है तो यहाँ से डिस्टेंस आपकी a माइनस ए है। ये जो x है इट इज डिस्प्लेसमेंट नॉट फ्रॉम एक्सट्रीम, इट इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड इन सिंपलर वर्ड्स इट इज जस्ट योर पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। तो आप कह सकते हो कि t इक्वल टू 1 पर x कोऑर्डिनेट आपका a माइनस ए है। वैल्यूज पुट कीजिए, a माइनस ए इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा, t को 1 रख दिया। ओ दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। पहली बार थोड़ा इक्वेशन खैर किसी काम की है नहीं, वैसे वेरिएबल है वो तो। अब अगले 1 सेकंड के अंदर पार्टिकल और डिस्टेंस ट्रेवल करता है, कितनी b, और टाइम हो गया 2। तो पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकंड में कितना हो गया? तो मेरे बच्चे बोले सर नेट डिस्प्लेसमेंट हो गया a प्लस बी। लेकिन ये जो x है ना, ये डिस्प्लेसमेंट कहाँ से है? एक्सट्रीम से है या मीन से है? तो मेरे बच्चे मीन से है, और मीन से तेरा डिस्प्लेसमेंट है ये वाला। तो x की बेटा वैल्यू है दिस माइनस दिस, a माइनस a प्लस बी। तो अब हम मैं कहूंगा कि t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर x कोऑर्डिनेट है, पटको a माइनस a प्लस बी इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा t को 2 रखना है। अब जरा ध्यान से देखो, इन दोनों इक्वेशंस को जरा गौर से देखो, क्या क्या अननोन है। स्मॉल a गिवन है, स्मॉल b गिवन है, कैपिटल A अननोन है, ओमेगा अननोन है। दो अननोन है तो ऑफ कोर्स सॉल्व करने के लिए कितने इक्वेशन चाहिए? दो लिख के बैठे। ये वाला थोड़ा वेरिएबल में थी, इसका तो कोई काम भी नहीं है। अगर ओमेगा को उड़ा दूंगा तो कैपिटल A आ जाएगा, कैपिटल A को उड़ा दूंगा तो ओमेगा आ जाएगा, है कि नहीं? तो आई होप हम मैनेज कर सकते हैं इसको। तो हम कह सकते हैं कि इट कैन बी रिटन एज a माइनस a प्लस बी शुड बी इक्वल टू a cos 2 ओमेगा कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स cos स्क्वायर ओमेगा माइनस 1। लिख सकते हैं ना इस तरह से। तो सर इस cos ओमेगा को कहां से लिखोगे? यहां से लिख दूंगा। मेरे पास आएगा a माइनस a प्लस बी इज 2a cos स्क्वायर ओमेगा, दैट इज, ऐसे लिख दो। माइनस थोड़ा करते हैं इसको सॉल्व। आई थिंक इट हैज कम्स आउट टू बी a माइनस a प्लस बी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a अपॉन a। ये मैंने एक a बड़ा कैंसिल कर दिया, तो अभी भी नीचे एक a तो बच ही गया, माइनस a। मेरे पास आ गया a माइनस a माइनस b इज इक्वल्स टू, नीचे तो a ठीक है बेटा, 2 कैपिटल A स्क्वायर 2 स्मॉल a स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a माइनस a स्क्वायर। ये इधर गया, इट गिव्स मी a स्क्वायर माइनस a माइनस ab a स्क्वायर आपका बड़ा ही a स्क्वायर कैंसिल हो गया। बड़ा मुझे एम्पलीट्यूड की वैल्यू चाहिए, इसको इधर ले आओ, 3 टाइम्स a माइनस ab इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स a स्क्वायर। एम्पलीट्यूड की बड़ा वैल्यू मेरे ख्याल से आ गई है 2 टाइम्स a स्क्वायर, 2 टाइम्स a स्क्वायर अपॉन
3a माइनस बी। ये मेरे ख्याल से हमारा एम्पलीट्यूड आ गया। कैलकुलेशन चेक करते रहना, ये हमारा एम्पलीट्यूड आ गया। आई होप दैट्स ओके। ये हमारा आंसर। कोई अगर हमसे एम्पलीट्यूड पूछे हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अगर हमसे कोई ओमेगा भी पूछे, भाई ये वाला सवाल देखकर कोई बच्चा सोच सकता है कि सर दो ही तो अननोन थे, एक तो एम्पलीट्यूड था और एक ओमेगा था, सर ओमेगा पूछ ले तो बिल्कुल इस एम्पलीट्यूड को अगर मैं इक्वेशन में रख दूंगा तो ओमेगा आ जाएगा। भाई एक को एलिमिनेट कर दोगे तो ओमेगा आ जाएगा। तो अगर कोई हमसे ओमेगा पूछेगा हम ओमेगा भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक छोटी सी बात मैं और लिख देता हूं, लिखेगा बच्चों, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ दिस SHM। इस SHM का टाइम पीरियड लिखिए, बिल्कुल लिखेंगे। इस एक को बड़ा इस इक्वेशन में रख दो, मेरे पास आ गया 2a स्क्वायर अपॉन 3a माइनस बी माइनस a अपॉन a, that is 2a square upon 3a minus b is equals to cos ओमेगा। देखना बच्चों क्या हो गया, मेरे ख्याल से हो गया 2a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन 2a स्क्वायर शुड बी इक्वल टू cos ओमेगा। हमारे पास शायद बेटा एक ए बी कैंसिल हो गया होगा और हमारे पास शायद cos ओमेगा की वैल्यू आ गई है, cos ओमेगा की वैल्यू आ गई है b माइनस ए अपॉन 2a। ओमेगा की वैल्यू आ गई cos इनवर्स ऑफ b माइनस ए अपॉन 2। फिर ना अगर कोई टाइम पीरियड पूछेगा, वी नो इट वेरी वेल कि टाइम पीरियड इज बेसिकली 2 पाई बाय ओमेगा, दैट इज 2 पाई अपॉन cos इनवर्स b माइनस ए अपॉन 2। तो अगर कोई टाइम पीरियड पूछ रहा है वी कैन से कि दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस सिंपल हार्मोनिक मोशन। आई होप आपको टफ नहीं लगा होगा, मैंने पूरी बातें इसमें बताई है। हालांकि मैं जानता हूँ कि मैथमेटिकल थोड़ा सवाल टफ था, लेकिन मुझे इंपॉर्टेंट लगा तभी तो कराया है ना। ऐसे तो मैंने नहीं कराया होगा कि अच्छा चलो बच्चों को परेशान करते हैं मज़ा आएगा, है ना। मुझे लगा कि ना इसी बहाने बच्चे एक तो ना वो वाली गलती सीख जाएंगे। कौन सी वाली? कि वो x है ना वो सीधा से डिस्प्लेसमेंट ना समझ लें। हमेशा क्या समझें कि जो x है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट एंड समथिंग लाइक दैट, है ना। वही मेन कारण था, बाकी तो ठीक है बेटा, है ना। बाकी तो गणित थी, है ना। गणित तो ठीक है, आप मैनेज कर लोगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एक छोटा सा सवाल और उस छोटे से सवाल में एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट है जो ये मान के चलो कि हम इस चैप्टर के आखिर तक यूज करेंगे। इस चैप्टर के ही नहीं, हम लगभग हर चैप्टर में यूज करेंगे। आगे जाकर हम कभी ना कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के भी बड़ा पहले दूसरे नहीं थर्ड फोर्थ लेक्चर में हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे। मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन तो क्या पढ़ेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन का कोई सवाल आ जाएगा, उसमें बस चार्ज पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे होंगे, तो वहाँ पर भी ऐसा हो सकता है कि ना हम इस तरह की बातें यूज़ करें। तो इक्का दुक्का कॉन्सेप्ट ऐसा आएगा जो हमारे पास बार बार यूजफुल हो गया होगा। तो एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट सीखने के लिए सवाल कर रहे हैं। एंड द क्वेश्चन इज लाइक दिस, ए पार्टिकल ऑफ मास 500 grams is released from x equals to 10 मीटर। बड़ा x इक्वल टू 10 मीटर से रिलीज किया गया है
and it experiences a variable force F is equals to 8 minus 2x न्यूटन, वेयर ऑफ कोर्स x जो है वो कोऑर्डिनेट है, अलग अलग कोऑर्डिनेट पे होगा तो फोर्स अलग अलग होगा। घबराओ मत, बहुत आसान है, ऐसा बहुत टफ बात है। इट एक्सपीरियंसेस ए वेरिएबल फोर्स F इज इक्वल्स टू 8 माइनस 2x। ठीक है, सब कर लिया। खास तौर से अगर मैं सवाल आपसे टुकड़ों में पूछूंगा ना, तब तो आप मचा ही दोगे, सारा कर लोगे। भाई मैं सीधा अगर कोई बड़ा सवाल पूछ लूँगा तो हो सकता है कि तुम लोग फंस जाओ, लेकिन मैं तो सवाल डिज़ाइन इस तरह से कर रहा हूँ कि मैं तो एक बार में एक स्टेप, फिर से एक स्टेप, फिर से एक स्टेप, ये एक एक स्टेप तो चढ़ जाएंगे अपन, ठीक है ना, पक्का चढ़ जाएंगे। तो सुनिए, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये मान लेते हैं कि आपके पास x इक्वल्स टू 0 है, यहाँ कहीं आपके पास x इक्वल्स टू +10 मीटर है। पार्टिकल को मैंने यहाँ से रिलीज किया है t इक्वल्स टू 0 पे। अच्छी बात। अरे सॉल्व करने लगा, सवाल तो बोला ही नहीं मैंने। सवाल साइड में लिख दूं, फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सी? हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन तो वो है जहां पर एक्सेलरेशन 0 हो, फोर्स की वैल्यू 0 हो। तो आप कह सकते हो कि सर फोर्स इज 8 माइनस 2x एंड इट शुड बी इक्वल टू 0, तो x कम्स आउट टू बी 4 मीटर। x इक्वल्स टू 4 मीटर, आई थिंक यहां कहीं होगा। दिस इज योर x इक्वल्स टू 4 मीटर। ये आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ठीक, आगे चलो, अगला सवाल, फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। इसके ऑसिलेटरी मोशन का एम्पलीट्यूड क्या? ऑसिलेटरी मोशन बोल दो, बड़ा सिंपल हार्मोनिक बोल दो, एक ही बात है। सिंपल हार्मोनिक में तो प्रूव नहीं क्या कर देंगे। तो आप बोलोगे सर ये इक्विलिब्रियम है, ये एक्सट्रीम है, और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो हमारा एम्पलीट्यूड है। ये 10 मीटर, ये 4 मीटर, तो आई थिंक एम्पलीट्यूड कम्स आउट टू बी 6 मीटर। तो हमारा आंसर आ गया कि एम्पलीट्यूड इज 6 मीटर। अच्छी बात है ना। आगे चलते हैं, थर्ड सवाल, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट की लीस्ट वैल्यू क्या होगी? अब देखो, हम जानते हैं कि अगर ये इक्विलिब्रियम है और इधर से अगर 6 है तो इधर भी कितना जाएगा? 6। उस 6 में तो 4 तो ये हो गया, 2 और आएगा, तो जो लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स है वो ये होगी, एंड दैट विल बी, चेक करना, इधर से 6 तो इधर से भी 6, 4 तो ये तो 2 ये, तो ये आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई -2 मीटर। ये x की वैल्यू आ गई -2 मीटर। तो जो लीस्ट वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट है वो आपके पास आ रहा -2 मीटर। तो एक एक्सट्रीम पोजीशन ये, एक एक्सट्रीम पोजीशन ये, इन दोनों पोजीशंस के बीच लगातार इस तरह से ऑसिलेटरी मोशन किए जा रहे हैं। अच्छी बात है। फोर्थ, प्रूव दैट इट विल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, इस बात को प्रूव करो। करते हैं बेटा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सुनिएगा, मान लेते हैं कि कभी ना कभी ये वाला जो पार्टिकल है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से कैपिटल X डिस्टेंस दूर है। बेटा मैंने डिस्प्लेसमेंट कहां से मेजर किया है? इक्विलिब्रियम पोजीशन से, ठीक है। मान लेते हैं कभी ना कभी ये वाला पार्टिकल यहां कहीं है,
तो इस टाइम पर इस पर कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा, काश मैं वो फोर्स लिख दूं। तो मेरे बच्चे बोले सर फोर्स है 8 माइनस 2 टाइम्स एक्स कोऑर्डिनेट। कितना है एक्स कोऑर्डिनेट? 4 प्लस कैपिटल एक्स, 4 प्लस कैपिटल एक्स। आई थिंक 8 से 8 कैंसिल हो गया, फोर्स इज माइनस 2 टाइम्स एक्स। ध्यान से देखो, हमारी दोनों बातें प्रूव हो गई है। पहली बात तो ये प्रूव हो गई है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है इधर, तो फोर्स है इधर। और दूसरी बात, ये जो फोर्स है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हमने इस बात को प्रूव कर दिया कि पक्की बात है कि एसएचएम ही होगा, एसएचएम ही। अगर कोई इस फोर्स की वैल्यू के लिए कहेगा तो मैं बोल दूंगा कि इस फोर्स की वैल्यू है 2 टाइम्स एक्स। सर अब माइनस नहीं लगा रहे, बेटा माइनस तो सिर्फ और सिर्फ क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? डायरेक्शन। ये फोर्स एसएचएम प्रूव हो गया। अगला फाइंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। जब आपने एसएचएम प्रूव कर ही दिया है तो ये भी प्रूव कर दीजिए कि इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, टाइम पीरियड कितना आएगा। बिल्कुल कर देंगे। हम जानते हैं कि जो फोर्स है उसकी वैल्यू है 2 टाइम्स एक्स। दिस फोर्स मस्ट बी इक्वल टू मास कितना है इसका? 500 ग्राम। एसआई यूनिट में लिखो 0.5। सर ये आप स्टैंडर्ड इंटरनेशनल में क्यों लिख रहे हो? बाकी सब चीज़ें स्टैंडर्ड इंटरनेशनल में थी तो ये भी तो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। दैट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है 2/0.5 इंटू एक्स, दैट इज इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स। कंपेयर कर लो बेटा, हमने कहा था कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स होती है और यहाँ पर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स। सर ओमेगा स्क्वायर एक्स नहीं था, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स था। चाहो तो माइनस आप भी लगा सकते हो, लेकिन माइनस तो सिर्फ और सिर्फ क्या बता रही थी? डायरेक्शन। तो उसकी इतनी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है ना। आप उसको स्किप कर सकते हो। लगाना चौड़ा लगा दो, फिर यहाँ भी लगाओगे, यहाँ भी लगाओगे, यहाँ भी। एक ही बात है। इसको कंपेयर करते ही मेरे पास ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 आ गया, तो ओमेगा की वैल्यू आ गई है 2 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा अगर इतना आया तो कोई मुझसे पूछे कि टाइम पीरियड कितना आएगा? दैट इज 2 पाई बाई ओमेगा, दैट इज 5 सेकेंड्स। तो इसका जो मोशन है उसका टाइम पीरियड आपका 5 सेकेंड। आई होप दैट्स ओके। सवाल मैं और पूछ रहा हूं, मैं तो मतलब बिल्कुल एकदम बढ़िया से पोस्टमार्टम करने के मूड में हूं। अरे नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो भूल ही गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं ये भूल गया कि देखो यहां पर फोर्स इज इक्वल्स टू -2x आया और यहां पर फोर्स इज इक्वल्स टू -2 टाइम्स कैपिटल एक्स आया। ठीक है, अगर अगली बार किसी ने मुझसे डायरेक्टली पूछ लिया, इतनी सारी बातें ना पूछी और सिर्फ इतना पूछ लिया कि है ना टाइम पीरियड बताओ एसएचएम का, तो मैं एक काम करूंगा कि उस f इज इक्वल्स टू 8 माइनस 2x में से इस 8 को हटा दूंगा। क्या करूंगा? हटा दूंगा। एंड दिस फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ऐसे लिख दूंगा। और फिर लिख दूंगा एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू -2/0.5 इंटू एक्स और इसको बोल दूंगा ओमेगा स्क्वायर और आपका आंसर वही आ जाएगा। क्योंकि यहां पर भी x का कोफिशिएंट -2 आया और यहां पर भी अगर 8 को भूल जाऊं तो x का कोफिशिएंट तो -2 ही है। सर इससे बोलना क्या चाहते हो? बेटा बोलना ये चाहता हूं कि जब भी आपके पास फोर्स इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट माइनस समथिंग इनटू x हो तो टाइम पीरियड निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ जो x का कोफिशिएंट है वही इंपॉर्टेंट है। ये जो 8 कांस्टेंट वाली टर्म आई है ना, इसने सिर्फ और सिर्फ आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन x इक्वल टू 0 को x इक्वल टू 4 पर शिफ्ट कर दिया है। इसका अर्थ ये निकला कि कांस्टेंट फोर्सेस जो हैं उनका टाइम पीरियड पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं आएगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पर कोई प्रभाव नहीं आएगा। उनका तो सिर्फ और सिर्फ बेटा किस पर फर्क पड़ेगा? इक्विलिब्रियम पोजीशन को शिफ्ट करने में ही फर्क पड़ेगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आज के लिए नहीं, हमेशा के लिए है। जब भी मैं कहूँ कि बेटा ये आज तो ठीक है तुम समझ गए, लेकिन कल को हो सकता है कि कोई बेटा बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो और मैं कह दूं कि बच्चों mg भूल जाओ,
तो तुम झगड़ा मत करना मेरे से। मैं बोलूँगा कि देखो बेटा mg भूल जाओ, mg कांस्टेंट फोर्स है और कांस्टेंट फोर्स के कारण मैंने आपको कभी ना कभी प्रूव कराया था कि टाइम पीरियड पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हो सकता है कि मैं आगे जाकर भी इस बात को कहीं ना कहीं यूज करूं। किस बात को? कि फोर्स में जो कांस्टेंट टर्म होगी, जो कांस्टेंट फोर्स होगा, वो सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम पॉइंट को शिफ्ट करता है, वो टाइम पीरियड पर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं डालता। अच्छा पॉइंट है, लिख सकते हो बेटा। कांस्टेंट फोर्सेस have no effect on angular frequency and time period। तो जब भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड आपसे सवाल में पूछें और कोई कांस्टेंट फोर्स आपको परेशान कर रहा हो तो परेशान मत होना, उस कांस्टेंट फोर्स को आप एक बार के लिए भूल जाना। और भूलना तो हमें आता ही है, हम कर सकते हैं, उसके बाद तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, आगे चलिए। नेक्स्ट, बढ़िया अच्छा पॉइंट सीखे हैं, इसको लिखें भी, याद भी करें। मैं फिर से बोलता हूं, कांस्टेंट फोर्सेस हैव नो इफेक्ट ऑन एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। कांस्टेंट फोर्सेस ओनली शिफ्ट्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड नथिंग मोर देन दैट। बस इतना सा इसका काम है। आगे चलिए इसी का अगला सवाल, मैक्सिमम स्पीड। इस पार्टिकल की मैक्सिमम स्पीड क्या होगी? हम जानते हैं कि पार्टिकल लगातार आएगा मेन पोजीशन से जब गुजरेगा तो स्पीड सबसे ज़्यादा, फिर लगातार स्पीड घटेगी यहाँ पर 0, फिर बढ़ेगी, फिर घटेगी। इस पॉइंट पर स्पीड ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा होगी। और इस मैक्सिमम स्पीड निकालने के लिए हमें कोई खास ऐसे इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है। सीधा बोल देना कि सर मैक्सिमम स्पीड इज ए ओमेगा। एम्पलीट्यूड हम लोगों ने निकाल रखा था शायद 6 और ओमेगा हम लोगों ने शायद निकाल रखा था 2, तो मैक्सिमम स्पीड इज 12 मीटर पर सेकेंड। फेयर एनफ। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी? तो आप बोलो सर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर। हाफ ठीक है, वी मैक्स कितना हो गया 0.5 इंटू मैक्सिमम स्पीड का स्क्वायर। मैक्सिमम स्पीड है आपके पास कितनी 12, दैट इज 36 जूल्स। ये आपके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है इसको हम एनर्जी ऑफ एसएचएम, इवन बेटा अपनी शीट में एक टर्म और लिखा हुआ है इसके लिए, दैट इज एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन भी कह सकते हो। ठीक है, तो कभी अगर मान लो कि सवाल में ये लिखा हुआ जाए कि फाइंड एनर्जी ऑफ एसएचएम, इट मींस दैट दे आर टॉकिंग अबाउट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अगर कहीं लिखा हुआ आ जाए कि फाइंड द एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन, इट मींस दैट दे आर टॉकिंग अबाउट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। लास्ट सवाल बच्चों, स्पीड ऑफ पार्टिकल when it crosses origin। जब ये वाला पार्टिकल, यहां पर तो स्पीड मैक्सिमम है और ये स्पीड हमने निकाल भी ली, कितनी आई 12 मीटर पर सेकेंड। जब ये वाला पार्टिकल ओरिजिन को क्रॉस करेगा तो स्पीड कितनी आएगी? हमें कोई काइनेमेटिक्स नहीं लगानी बच्चों, है ना। हम तो एसएचएम लगाने के मूड में, ऐसे नहीं कि इससे एक्सेलरेशन निकाल दिया, एक्सेलरेशन को वी डी बाई डी एक्स लिख दिया, फिर एक्स की वैल्यूज रख दी वगैरह वगैरह। हालांकि उनसे भी आंसर आएगा, लेकिन हमने एसएचएम की थ्योरी बनाई ही इसलिए है कि हमें इस तरह के इंटीग्रेशंस वगैरह ना करने पड़े। और मेरे बच्चे कह दें कि सर इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगर डिस्प्लेसमेंट देखूं तो ये 4 मीटर है। अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट अगर 4 मीटर है तो कोई फॉर्मूला है क्या? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल है, और फॉर्मूला इज समथिंग लाइक ओमेगा अंडर रूट ऑफ एम्पलीट्यूड का स्क्वायर माइनस इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर। So you could easily say कि V is equals to omega, omega is I think 2, हाँ 2 into under root of 6 का स्क्वायर, एम्पलीट्यूड है 6 माइनस
4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, आई थिंक दैट इज 20, आई थिंक दैट इज 2√20। ये हमारे आंसर है। आगे चलते हैं बच्चों, ये हुई हमारी कुछ बातें। हालांकि इस सवाल के अंदर हमने बातें तो बहुत सारी की, लेकिन उन सारी बातों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही थी जो मैंने आपको लिखा दी, कि जो कांस्टेंट फोर्सेस हैं वो टाइम पीरियड पर किसी प्रकार का, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं डालेंगे। हम हमेशा कांस्टेंट फोर्सेस को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर उनके नेग्लेक्ट करने से सिचुएशन आसान बनती है तो नेग्लेक्ट कर सकते हो, टाइम पीरियड आपका वही आएगा, कोई चिंता वाली बात ही नहीं। हम देखेंगे अब कभी न कभी इस बात को, पक्का है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट इज, हेडिंग लिखिए बच्चों, एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। कोई पार्टिकल अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो उसकी एनर्जीज कौन सी होगी। मैं लेट्स से इक्वेशन लिख दूं कि कोई पार्टिकल x इक्वल्स टू 0 के अबाउट a एम्पलीट्यूड का ऐसा SHM कर रहा है, एंड लेट्स से उस पार्टिकल का जो मास है वो m है, और SHM की इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। सोचते हैं, अगर पोजीशन ये है तो वेलोसिटी एज वी नो इट वेरी वेल दैट इज a ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। ये जो पार्टिकल SHM कर रहा है, पक्की बात है कि इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है। सर कैसे बोले आप ये वाली बात? यहीं से तो सारी बात अपन ने स्टार्ट की थी कि कोई पार्टिकल अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो उसकी पक्की बात है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहनी चाहिए, कोई भी रेजिस्टिव फोर्सेस नहीं होने चाहिए, और तभी तो आपका सारा सिस्टम जो पीरियडिक होगा। हम आपसे पूछें कि इस पार्टिकल के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी। अच्छा बेटा, वेलोसिटी हमने, स्पीड हमने एक तरीके से और निकालना सीख रखी है, v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सीखा ना इस तरह से, तो हम काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं हाफ m स्पीड का स्क्वायर a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस थीटा, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो दैट इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस स्क्वायर की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी? 0 से 1 तक। तो काइनेटिक एनर्जी कहां से कहां तक वेरी करेगी? 0 से हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर तक। तो आप कह सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी वेरी करेगी 0 से लेकर हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर तक, बोथ इंक्लूडेड। अच्छा, ये हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर कब होगी? मेरे ख्याल से x इक्वल्स टू 0 पर होगी, जब आपका पार्टिकल ओरिजिन से गुजर रहा होगा। ऑफ कोर्स उस टाइम पर आपकी स्पीड सबसे ज़्यादा, काइनेटिक एनर्जी सब ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा। तो काइनेटिक एनर्जी विल वेरी फ्रॉम 0 to half m omega square a, sorry 0 to half m omega square a square, and this half m omega square a square will occur at x equals to 0। ये x equals to 0 पर होगी। अच्छी बात है। मैं यहां पर आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूं, और वो ये है कि इट कैन बी रिटन एज काइनेटिक एनर्जी हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर समथिंग कैन बी रिटन एज, मैं आपको थोड़ा याद दिलाता हूं, कॉस 2 थीटा के बड़ा 3 फॉर्मूले थे, उसमें से एक फॉर्मूला था 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। मैं कॉस स्क्वायर थीटा को हमेशा लिख सकता हूं 1 प्लस
cos 2 थीटा अपॉन, इसको अगर मैं यहां रखूं तो cos स्क्वायर समथिंग को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस cos ऑफ 2 ओमेगा टी प्लस 2 थीटा अपॉन। तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है उसको लिखने की एक स्टाइल आ गई है, 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी प्लस 2 थीटा। ये आपकी काइनेटिक एनर्जी आ गई, ठीक है, ये हमारी काइनेटिक एनर्जी। सर बहुत टफ तरीके से लिखा, एक बात बताने के लिए टफ तरीके से लिखा है, वो बात हमें याद रखनी है। हालांकि मैं उस बात को कभी न कभी ग्राफ से ही बताऊंगा, लेकिन एक बार के लिए तो अपन ऐसे काम चलाएंगे, ठीक है। वो बात ऐसी है, सुनना, वो बात ऐसी है, हाँ, वो बात ऐसी है कि SHM, ये काइनेटिक एनर्जी, कि SHM की एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। काइनेटिक एनर्जी में ये वाली टर्म तो फिक्स है, वेरी तो ये वाली टर्म कर रही है। कॉस के अंदर अगर ध्यान से देखो तो टी का जो कोफिशिएंट है वो ओमेगा नहीं है, 2 ओमेगा है। इसका मतलब अगर SHM की एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर ओमेगा है तो काइनेटिक एनर्जी की एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा है। इसका मतलब अगर SHM का टाइम पीरियड t है तो काइनेटिक एनर्जी का टाइम पीरियड t नहीं है, t/2 है। ओमेगा डबल हो गई तो टाइम पीरियड ऑफ कोर्स हाफ हो गया। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π/ओमेगा। इसका मतलब अगर इसकी फ्रीक्वेंसी f है, बड़ा याद करो फ्रीक्वेंसी 1/t होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी f है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2f है। तो SHM की अगर फ्रीक्वेंसी f है तो काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी 2f है। मतलब एक सेकंड के अंदर अगर SHM अगर 5 बार अपनी वैल्यू को रिपीट करता है तो काइनेटिक एनर्जी 5 बार रिपीट नहीं करती, उससे दुगनी बार अपनी वैल्यूज को रिपीट करती है। द रीजन इज कि काइनेटिक एनर्जी में हाफ एम वी स्क्वायर आता है। वी को इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि वो पॉजिटिव साइड में है या नेगेटिव साइड में है। वेलोसिटी लिखते वक्त तो फर्क पड़ता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी लिखते वक्त तो +5 भी वही है, -5 भी वही है। इस कारण से काइनेटिक एनर्जी अपने आप को मोर रैपिडली रिपीट करता है एज कंपेयर टू पोजीशन अपने आप को रिपीट करे और वेलोसिटीज अपने आप को रिपीट करें। तो वेलोसिटीज रिपीट करने और काइनेटिक एनर्जीज वेलोसिटीज और पोजीशंस अपने आप को जितने जितने टाइम बाद रिपीट करती हैं उससे ज़्यादा रैपिडली कौन रिपीट करता है अपने आप को? काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि लेफ्ट में काइनेटिक एनर्जी है या राइट में काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन वेलोसिटी को फर्क पड़ता है कि वेलोसिटी लेफ्ट में है या राइट में। तो इस कारण से आप एक ऐसी बात याद रख सकते हो कि अगर SHM की एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर ओमेगा है तो काइनेटिक एनर्जी की एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नहीं है, 2 ओमेगा है। SHM की फ्रीक्वेंसी अगर f है तो काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी 2f है। SHM का टाइम पीरियड अगर t है तो काइनेटिक एनर्जी का टाइम पीरियड t/2 है। अच्छी बात, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये तो बात हुई काइनेटिक एनर्जी की। अब बात करते हैं थोड़ी बहुत हम पोटेंशियल एनर्जी की। नॉट दैट टफ, बड़े आराम से काम बन जाएगा। सर पोटेंशियल एनर्जी कैसे बात कर पाओगे? सुनना बच्चा, हमारे पास पोजीशन है ये x। पोजीशन अगर ये है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? आप बोलो सर एक्सेलरेशन आएगा, इसको 2 बार डिफरेंशिएट किया तो -a सीधा लिख दूं -ω² इंटू x। तो फोर्स क्या आएगा? आप बोलो सर फोर्स आएगा -mω² इंटू x। सर फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे? फोर्स से पोटेंशियल लिखूंगा कि फोर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू -du/dx। किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हम लिख सकते हैं कि फोर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू -du/dx। वी ऑलरेडी नो इट। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, मेरे पास आ गया du इज इक्वल्स टू mω² इंटू x dx। इंटीग्रेट x इक्वल टू 0 पर मैं पोटेंशियल एनर्जी 0 मान सकता हूं। सर क्यों मान रहे हो? मर्जी है मेरी।
आप तो जानते बेटा कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू इतना मैटर नहीं करती है, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज ज़्यादा मैटर करता है। और अगर चेंज अगर ज़्यादा मैटर करता है, इट मीन्स दैट कि आप बेटा x इक्वल्स टू 0 पर कितने भी पोटेंशियल एनर्जी मान सकते हो। अगर आप कुछ और मानना चाहो तो ही मान सकते हो, लेकिन मैं तो 0 मान रहा हूँ। किसी भी x पर लेट से पोटेंशियल एनर्जी इज u इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन आएगा x स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2, और हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई थी m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2। हमारे पास ये वैल्यू, ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। आई होप इट विल वर्क। एक काम और कर सकते हो, m ठीक है, हाफ ठीक है, m ठीक है, ओमेगा स्क्वायर को मैंने तुम्हें सिखा रखा है कि हमने k बाई एम की जगह ओमेगा स्क्वायर लिखा था, तो ओमेगा स्क्वायर की जगह मैंने k बाई एम लिखा इंटू एक्स स्क्वायर, एम से एम कैंसिल, मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला और आ गया, हाफ के एक्स स्क्वायर। आपको जो पसंद हो वो यूज करो। x इक्वल्स टू 0 पर पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होगी, जैसे 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 दूर जाओगे वैसे वैसे लगातार पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। यहाँ पर और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा है, इसीलिए तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी सबसे कम है। यहाँ पर आपका पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम है, इसीलिए तो यहाँ पर आपकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा है। और अगर आप दोनों को जोड़ोगे तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी आ जाएगी, और मुझे लगता है कि वो टोटल मैकेनिकल एनर्जी आपकी कांस्टेंट आएगी। लेट्स सी। अभी तक तो हमने सारे के सारे काम बिना किसी मक्कारी के किए। मैंने ऐसा नहीं बोला कि बेटा ये ऐसा है मान ले, ऐसा नहीं किया ना, मैंने सब बिल्कुल एकदम ढंग से बोला है। पोटेंशियल एनर्जी में कोई बच्चा मुझे ये भी कह सकता है कि सर आप हाफ के एक्स स्क्वायर लिख रहे हो, या फिर आप हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख रहे हो। अच्छी बात है सर, क्या मैं इसे एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी लिख सकता हूँ? जी बिल्कुल लिख सकते हो। आप कह सकते हो कि दैट इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कैन रिटन एज ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस थीटा। इट कैन, अच्छा है, बढ़िया है। अब इससे मैं कह सकता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी विल वेरी फ्रॉम, बेटा कहां से कहां तक, साइन स्क्वायर समथिंग कहां से कहां तक वेरी करेगा, 0 से 1 तक। तो पोटेंशियल एनर्जी कहां से कहां तक वेरी करेगी, 0 से हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर तक। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, दैट इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब बेटा मैं वापस प्रूव करने के मूड में नहीं हूं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले प्रूव किया था। साइन स्क्वायर समथिंग कैन रिटन एज 1 माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी प्लस 2 थीटा अपॉन 2। साइन स्क्वायर थीटा कैन रिटन एज 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। जैसे कॉस स्क्वायर लिखा था वैसे साइन स्क्वायर, अरे लिख लोगे ना, चलो कर देता हूँ। कॉस 2 थीटा के 3 फॉर्मूले थे, तीसरा फॉर्मूला हमारे पास था 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर। इसको इधर ले आया तो मेरे पास आ गया 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा ठीक है, मैंने वही फॉर्मूला यहां यूज कर लिया। इट कैन बी रिटन एज 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी प्लस 2 थीटा। अब यहां से मैं एक बात और प्रूव करना चाहता हूं, अगर आपके SHM की एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी की एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नहीं है, 2 ओमेगा है। सर कहना क्या चाहते हो? मैं कहना चाहता हूं कि x अपने आप को रिपीट करता है, उससे ज्यादा फास्टली आपकी पोटेंशियल एनर्जी रिपीट करती है। सर ऐसा कैसे? अब देखो, इधर से मान लो ये x इक्वल्स टू +5 है, ये मान लो x इक्वल्स टू -5 है,
तो पोजीशन में तो +5 और -5 अलग अलग हैं, लेकिन मैं कहूं पोटेंशियल एनर्जी लिख तो हाफ के 5 का स्क्वायर लिखो, चाहे हाफ के -5 का स्क्वायर लिखो। यहां और यहां पोटेंशियल एनर्जी तो सेम होगी, लेकिन यहां पर और यहां पर आपकी पोजीशन सेम नहीं होगी। इसका मतलब x की वैल्यू पॉजिटिव और x की वैल्यू माइनस के लिए आपकी पोजीशन सेम नहीं है, लेकिन आपकी काइनेटिक एनर्जीज और पोटेंशियल एनर्जीज सेम है। इसका मतलब जिस रैपिडली आपका x बार बार रिपीट होता है, उससे ज्यादा रैपिडली आपकी पोटेंशियल एनर्जीज और काइनेटिक एनर्जीज रिपीट होंगी। इसलिए मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर आपके SHM की एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर ओमेगा है, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी की एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नहीं है, 2 ओमेगा है। SHM का टाइम पीरियड t है, तो ऑफ कोर्स पोटेंशियल एनर्जी का टाइम पीरियड t/2 है। अगर SHM की फ्रीक्वेंसी f है, तो पक्की बात है कि पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी 2f है। समझ गए इस बात को? कोई इतना बहुत बड़ा काम तो मैंने किया नहीं, ये हमारा छोटा सा काम था, ये हमारा छोटा सा काम था। चलिए बच्चों, अब मैं एक छोटी सी बात और बोलता हूं। हमने काइनेटिक निकाल ली, हमने पोटेंशियल निकाल ली। अगर कोई मुझसे पूछ ले कि व्हाट इज टोटल एनर्जी, तो मैं कहूंगा कि टोटल एनर्जी इज ऑफ कोर्स काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अगर x की टर्म में कहूं, x पोजीशन की टर्म में कहूं, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और पोटेंशियल का फॉर्मूला था हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। दोनों को जोड़ा तो मेरे पास आ गया हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। सर इसमें तो x आया ही नहीं, सिर्फ से तो टाइम भी नहीं आया। इसका मतलब ना तो ये x के साथ वेरी कर रहा है, ना ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है। इसका मतलब आपकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी जो है वो तो कंजर्व्ड है, इस सिस्टम की होनी भी चाहिए। कोई बच्चा बोलते हैं सर x वाला क्यों लिखा? सर काइनेटिक एनर्जी में लिखो हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा t प्लस थीटा, और पोटेंशियल एनर्जी में लिखो हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस थीटा। एज वी नो दैट कि सब कुछ तो कॉमन आ जाएगा, एंड साइन स्क्वायर समथिंग प्लस कॉस स्क्वायर समथिंग इज ऑलवेज 1, अगेन इट कम्स आउट टू बी हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। So we know it very well कि kinetic energy and potential energy may vary, but total mechanical energy of the system is going to be constant or conserved. And that is the basic principle of simple harmonic motion. हम तो ये वाली बात शुरुआत से लेकर चल रहे हैं कि simple harmonic motion के अंदर आपकी total kinetic energy, टोटल मैकेनिकल एनर्जी चेंज नहीं होगी। ये कोई नई बात थोड़ी है, मैथमेटिक्स अब एग्री कर रही है, वो अलग बात है। यानी इसका यार थोड़ी कि हमें अब पता लगा वाली बात है, पता तो शुरुआत से है। बल्कि ये वाली मान कर तुमने सारी की सारी कहानी बनाई थी, याद करो 3 दिन पहले, बिल्कुल वही कहानी तो बड़ा वापस से रिपीट हो रही है। अगली बात, वाई एक्सिस में एनर्जी प्लॉट करूंगा, एक्स एक्सिस में पोजिशन। कोई पार्टिकल SHM कर रहा है, x इज इक्वल्स टू माइनस ए से लेकर x इक्वल्स टू प्लस ए तक, x इक्वल्स टू माइनस ए से लेकर x इक्वल्स टू प्लस ए तक वेरी कर रहा है, और मुझे उसकी एनर्जी वर्सेस पोजीशन ग्राफ बनाना है। पोटेंशियल एनर्जी एज वी नो दैट कि हाफ के एक्स स्क्वायर या फिर हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, वेरी इजी। u पर पावर 1 है, x पर पावर 2 है, इट्स एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला। माउथ ओपनिंग, x स्क्वायर का कोफिशिएंट है पॉजिटिव, तो माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स। तो आप कह सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी का अगर ग्राफ बनाना है तो आप कह सकते हो कि ये पैराबोला आएगा, माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स। ऐसे मेन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा है, और ये तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है। इसकी वैल्यू आप जानते हो कितनी आएगी, हाफ m ओमेगा स्क्वायर
ए स्क्वायर। सर काइनेटिक एनर्जी, बेटा काइनेटिक एनर्जी, ये बेटा पोटेंशियल कर, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी पर पावर 1 है, एक्स पर पावर 2 है। इट्स एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला, माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स। कैसे? माइनस साइन। आप कह सकते, अच्छा हाँ, x इज इक्वल्स टू माइनस ए पर बेटा एक्सट्रीम पोजिशन पर काइनेटिक एनर्जी 0, इस पर भी काइनेटिक एनर्जी 0। x इक्वल्स टू 0 मेन पोजिशन पर काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा, कितनी? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। इन सब पॉइंट्स को जोड़ते हुए बड़ा हमारे पास है ये एक पैराबोला माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स आ गया। दिस इज द ग्राफ ऑफ योर काइनेटिक एनर्जी, दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी। सर टोटल मैकेनिकल एनर्जी, बट टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ एंटायर सिस्टम इज कंजर्व्ड एंड इट्स वैल्यू इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये x के साथ वेरी नहीं करेगी। दिस इज योर टोटल मैकेनिकल एनर्जी एंड इट्स वैल्यू इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये हमारे सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी आ गई। ठीक है, तो हमें काइनेटिक कैसे वेरी कर रही है पता है, पोटेंशियल कैसे वेरी कर रही है पता है, तो हमें काफी बातों का तो आइडिया लग चुका है। चलिए बच्चों, आगे चलते हैं बेटा। अब एक छोटा सा काम और करवाना है। इस काम का कोई फिजिक्स से लेना देना नहीं है, इस काम का लेना देना एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन से लेना देना है। जैसे अब आप आगे जाकर मैथमेटिक्स में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशंस पढ़ोगे, मोर स्पेसिफिकली एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ोगे, तो वहाँ पर ना एक चीज़ सिखाते हैं, दैट इज टू फाइंड एवरेज वैल्यू। टू फाइंड एवरेज वैल्यू, किसी भी फंक्शन की एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो मैं भी निकाल के दिखाता हूँ कि कैसे बड़ा फंक्शन की एवरेज वैल्यू निकालते हैं। इस पर एक बार दो बार जेईई मेन में सवाल आ रखा है, इसलिए हमें थोड़ा सा पढ़ना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि वापस से पूछेंगे, लेकिन फिर भी हमारे कोर्स में ऐसी एवरेज निकालना, तो मैथ्स भी सीखते हो, नहीं सीखे तो सीख जाओगे, ठीक है, आता ही रहता है। तो आप कह सकते हो, सुनना बच्चों, मान लीजिए कोई फंक्शन है x के साथ वेरी कर रहा है और कोई मुझसे पूछ ले कि इस फंक्शन की एवरेज वैल्यू बताओ व्हेन x वेरीज फ्रॉम x1 टू x2। x जो है वो वेरी कर रहा है कहां से कहां तक? x1 से x2। इस फंक्शन की एवरेज वैल्यू बताओ। तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है कि f एवरेज विल बी इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन with respect to x upon integration of dx। बस सिंपल। और x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? x1 से x2। ये x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? x1 से x2। अब ऊपर का क्या इंटीग्रेशन आएगा वो तो डिपेंड करता है कि फंक्शन क्या है, लेकिन नीचे वाला इंटीग्रेशन तो हमें तय पता है। ये ऊपर वाला इंटीग्रेशन तो फंक्शन डिसाइड करेगा कि फंक्शन कौन सा है, लेकिन नीचे वाला इंटीग्रेशन तो मुझे पता है। dx का इंटीग्रेशन आएगा x, लिमिट लगाऊंगा x1 से x2, तो नीचे आपके पास अपने आप आ जाएगा x2 माइनस x1। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए कि कोई फंक्शन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, मान लो है, ठीक है, और कोई मुझसे पूछ ले कि सर टाइम की वैल्यू t1 से लेकर t2 तक वेरी कर रही है, तो बताओ इस फंक्शन का एवरेज वैल्यू क्या होगा टाइम के रेस्पेक्ट में। तो क्या करेंगे, फंक्शन को लिख देंगे टाइम के रेस्पेक्ट में इनटू dt, अब dx नहीं dt, अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt। सर टाइम को कहां से कहां तक वेरी करें? अरे बेटा तो दे रखा है वो, कहां से कहां तक? t1 से t2। कहां से कहां तक? t1 से t2। अगेन ऊपर का इंटीग्रेशन क्या आएगा वो तो फंक्शन डिसाइड करेगा, लेकिन नीचे का इंटीग्रेशन जानते हैं, dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट लगाऊंगा t1 से t2, तो मेरे पास नीचे आ जाएगा t2 माइनस t1। ये थोड़ा मैथमेटिकल जरूर है, लेकिन ठीक है बच्चों, हमारे पास सवाल ऐसे पूछ लेते हैं अपन लोगों से, सो वी मस्ट नो कि किस किस तरह से हम इस काम को करते हैं।
तो जब भी किसी फंक्शन की इस तरह से एवरेज वैल्यूज वगैरह पूछी जाए तो हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। जैसे जैसे मैं पूछता हूँ तुम लोगों से एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ कि कोई m मास का पार्टिकल है, SHM कर रहा है और उस SHM की इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी। ठीक है, फाइंड एवरेज पोटेंशियल एनर्जी with respect to x if x varies from x equals to 0 to x equals to plus a। मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी की एवरेज वैल्यू क्या आएगी विथ रेस्पेक्ट टू x। ये विथ रेस्पेक्ट टू x बोल दिया तो विथ रेस्पेक्ट टू x से निकालना है, कुछ ना बोल रखा हो तो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम निकालते हैं। ठीक है, अदरवाइज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम लिखा हूं तो भी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, कुछ ना बोला हूं तो भी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ये विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बोला है, कोई बात नहीं। मुझे पोटेंशियल एनर्जी की एवरेज वैल्यू चाहिए। फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इनटू डीएक्स अपॉन इंटीग्रेशन डीएक्स। एक्स कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 0 से a, 0 से a। क्या मुझे पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स लिखना आता है? आप बोले हाँ से बिल्कुल लिखना आता है। पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यही तो था, इनटू डी एक्स अपॉन नीचे dx का इंटीग्रेशन आएगा x, लिमिट लगाओ कहां से आता है 0 से लेकर a तक, इंटीग्रेट कर दो बेटा कहां से कहां तक 0 से लेकर a तक। हाफ कांस्टेंट है बाहर, m ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा x क्यूब बाई 3, लिमिट लगाऊंगा तो मेरे पास आएगा a क्यूब बाई 3 अपॉन a। मेरे पास आंसर आ गया 1/6 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। ये आपके पास आ गई एवरेज पोटेंशियल एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू x। इसी तरह से मैं आपसे पूछ लूं कि इस सवाल के अंदर बताओ व्हाट इज एवरेज पोटेंशियल एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अब बड़ा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम पूछ रहा हूं, कहां से कहां तक, मान लीजिए t इज इक्वल्स टू 0 से t इज इक्वल्स टू t/4। बड़ा t इज इक्वल्स टू 0 पर तो x इक्वल टू 0 पर है, t इज इक्वल्स टू 0 पर तो x इक्वल्स टू 0 पर है, और t इज इक्वल्स टू t/4 पर आप जानते हो x इक्वल्स टू a पर है। लेकिन इस बार मुझे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम निकालना है, हो सकता है कि आंसर डिफरेंट आए, देखते हैं। मुझे आप पूछ रहे हो एवरेज पोटेंशियल, मैंने बड़ा u लिख दिया इसको, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी। कहां से कहां तक, 0 से t/4, 0 से t/4। क्या हमें पोटेंशियल लिखनी आती है? बिल्कुल, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स नहीं एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। एक्स को मेरे बच्चे लिख सकते हैं ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से t/4, नीचे का इंटीग्रेशन तो t/4 आना तय, नीचे का इंटीग्रेशन तो बड़ा t/4 ही आएगा, dt का इंटीग्रेशन आएगा t, लिमिट लगाऊंगा 0 से t/4 तो t/4। जो जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाहर, t/4 बाहर। अच्छा बेटा इसमें dt भी था, दिस इंटू dt। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर समथिंग, बेटा साइन स्क्वायर समथिंग को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 इंटू डी टी। कहां से कहां तक इंटीग्रेशन, 0 से t/4। दैट कम्स आउट टू बी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन t/4। इंटीग्रेशन बेटा वो हाफ, उस हाफ को तो बेटा ठीक है मैं नीचे लिख दूं ऐसे, ठीक। dt का इंटीग्रेशन आएगा t,
कॉस ऑफ समथिंग का इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटा, कॉस ऑफ समथिंग इंटीग्रेशन साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से t/4 रखो। मेरे पास, मैं इसका अगला स्टेप ऊपर लिख रहा हूँ बच्चों, मेरे पास आ गया हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 2 इंटू t/4, लिमिट्स रखना बेटा, t/4 रखना, तो t/4, इसमें कैपिटल T को बेटा t/4 रखना, t/4 रखा तो 2 से बेटा 2 कैंसिल, और मेरे ख्याल से अंदर आ गया ओमेगा t/2, t बेटा खुद ही कितना होता है 2π/ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, साइन पाई आ गया बेटा, साइन पाई तो कितना होता है 0, मत लिखो। फिर अब 0 पुट करो, 0 पुट करते t कितना आ गया 0, यहाँ पर 0 पुट करते क्या आ गया 0, साइन 0 भी 0, t/4 पुट करने पर साइन पाई भी 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी सारी टर्म्स आपकी 0 हो गई, ये t/4 आपका कैंसिल हो गया, और आपके पास आंसर आ गया 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। तो आई होप छोटी सी इंटीग्रेशन थी, आप बड़े आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, लिमिट वापस से बताने की जरूरत तो नहीं है। इसमें बेटा मैंने t को t/4 रखा, तो मेरे पास आ गया साइन ऑफ 2 ओमेगा इंटू t/4, मैं इसको लिख सकता हूं साइन ऑफ ओमेगा t/2, t को मेरे बच्चे क्या लिख सकते हैं 2π/ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा 2 से 2 कैंसिल, साइन पाई कितना होता है 0, और 0 रखने पर 0 हो ही गया, 0 रखने पर ये भी 0 हो गया, तो सिर्फ और सिर्फ t/4 बच गया और कुछ नहीं बचा, और हमारा आंसर आ गया 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, ये हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से बेटा हमने देखा कि कैसे हम पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के एवरेजेस निकाल सकते हैं, ऐसे काइनेटिक एनर्जी के निकाल सकते हैं, जब पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन लिख दिया, ऐसे हम काइनेटिक एनर्जी का फंक्शन भी लिख सकते हैं, उसकी भी एवरेज वैल्यूज हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। याद करने लायक कोई इसमें एक्सप्रेशन नहीं है कि जिसे हम याद करें, है कि नहीं, ये तो ऐसे ही काम चल जाएगा। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। इसी में अगर काइनेटिक एनर्जी वगैरह पूछा होता हम वो भी बड़े आराम से सारा का सारा काम कर सकते थे। बस काइनेटिक एनर्जी में अगर देखिए तो बड़ा क्या अंतर आता, काइनेटिक एनर्जी मेरे ख्याल से बड़ा ये अंतर आता है कि यहाँ पर कॉस स्क्वायर आता, बाकी ठीक है बिल्कुल सेम बातें आती, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आता। चलो बच्चों, लास्ट 2 दिन से कोई होमवर्क नहीं दे रहे थे, है ना, तो अब लिखते हैं बच्चों होमवर्क। लेकिन लास्ट 2 दिन के अंदर भी आप लोगों ने मेरे ख्याल से रोटेशनल मोशन का होमवर्क तो निपटाया होगा ना, तो ऐसा तो नहीं कि आपने कुछ नहीं किया होगा, कर तो रही होंगे, लेकिन अब थोड़ा सा एसएचएम का होमवर्क स्टार्ट करें। बात कर रहा हूँ एसएचएम की इसेंशियल शीट की। एसएचएम की इसेंशियल शीट में एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 एंड 2 सेक्शन ए बी देखो बच्चों। सेक्शन ए बी बहुत बड़े सेक्शन नहीं है, छोटे छोटे सेक्शन है, ऑब्जेक्टिव में तो फिर भी थोड़ा सेक्शन है, सेक्शन ए बी देख सकते हो। आगे चलिए बच्चों, मैं थोड़ा और भी काम दे रहा हूं। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 8, 9, 10, 11। पार्ट 3 के अंदर मैच द कॉलम्स हैं, आप पहला मैच द कॉलम निपटा सकते हो, ठीक है। इतना काम है, बाकी काम बेटा बाद में देंगे, यही बहुत है एक बार के लिए, तो इतना काम आप निपटा सकते हैं, है ना, ये काम कर लें। चलिए।